सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले आपको जानना ही क्या है, दैट इज द परसेंट। कि जो ये परसेंट है ना, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये परसेंट हमें इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगी है ना, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया क्यों गया था, ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि जो रेशियोज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 1/2 तो 1/5, 1/7, सो दीज रेशियो, ये जो रेशियोज है, ठीक है, रेशियोज ये ना, ये 1/2, 1/5, 1/7, इन रेशियोज को इजी बनाने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया था, राइट। अगर जब मैं बात करूं कुछ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कुछ जो प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 100% की मैं बात करूं, या मैं बात करूं किसकी 50% की, या मैं बात करूं किसकी 33.33% की, ठीक है, या मैं बात करूं 25% की, 20, यस 16.66 की, ठीक है, ये किस में, ये इन परसेंटेज फॉर्म में है, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है आपको कि ये परसेंटेज फॉर्म में, सो दीज आर इन परसेंटेज फॉर्म, राइट, ये परसेंटेज फॉर्म में। तो इनकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म क्या है इनकी, इनकी है जैसे कि 100% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 50% को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, 33.3% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/3 लिख सकता हूँ, 25% को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, 20% को 1/5, 16.66% को 1/6, ठीक है। और इनकी डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी, डेसिमल फॉर्म, इसको आप पूरा लिखना, डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.33% लिख सकते हैं। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25% लिख सकते हैं। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.2% या 20% लिखना है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 0.1/16, 1/6, ठीक है। सो हम इस तरह से, ये बार है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉलो हो रहा है 1/66, ठीक है। सो आपको ये यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, दैट इज जो परसेंटेज फॉर्म में है वो दे आर लॉट इजियर। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें दे दिया जाए कुछ भी 1/2, 1/4, सो हम उनको डायरेक्टली परसेंटेज फॉर्म में निकाल सकते हैं, राइट। आपको इसमें से वैल्यूज याद करनी है फ्रॉम 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक का क्या मतलब है, मैं बोल रहा हूँ 1/1, 1/2, 1/3, ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है क्योंकि आपको इसका यूज होगा, ठीक है। इसका टेबल मैंने आपके सामने बना दिया है, आप इसका यूज करें और इसको हमेशा अपने बाय याद करें इसे, ठीक है, रिमेंबर दिस, रिमेंबर, इसे याद करो और इसकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट करना, ठीक है। अब जो हमारे पास है, जो हम एक एग्जांपल करने वाले हैं जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर जो मैं बोलूँ यहाँ पे, तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए सैलरी ज्यादा है, ए सैलरी ज्यादा है मोर देन दैट ऑफ बी, यानी ए की सैलरी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, ए की सैलरी ज्यादा है। बाय हाउ मच, और क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी की जो सैलरी है वो कम है एज कम्पेयर टू ए। और सिमिलर क्वेश्चन है पर यहाँ पे चीजें चेंज होगी, जैसे यहाँ पे मोर है तो यहाँ पे लेस आ गया, और यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे मोर आ गया। सो इन क्वेश्चंस को आपको अगर जो डील करना है ना, आपको ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो टेबल है, आपको इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। आपको एक इजी मेथड दे रहा हूं मैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया था कि जो ए की सैलरी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो जब भी मोर का केस आएगा ना, यहाँ पे क्या है, ए की सैलरी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो जब भी मोर का केस आएगा ना, आपको इस पर्पल लाइन को फॉलो करना है और वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि प्रीडोमिनेटली जो हमारे क्वेश्चंस में पूछी गई वैल्यूज है वो ये वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 10 है, 20% है, 25% है, 33% है, 33.3% है, या 15% है। अगर जो इस तरह से आपको दी गई है ना वैल्यूज, यानी इनमें से कोई भी वैल्यूज है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, आप रिमेंबर तो करोगे इसको, पर्पल लाइन में फॉलो करो और आंसर मिल जाएगा आपको। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए की सैलरी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो मुझे बताओ कि बी की वैल्यू कितनी कम है, कितनी लेस है एज कम्पेयर टू बी। सो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या था, 20% वॉज गिवन, तो 20% यहाँ पे क्या है, ये है 20%, ए की सैलरी ज्यादा है 20% से, तो यहाँ पे जाके अगर जब हम पर्पल लाइन को फॉलो करेंगे तो मुझे पता चल जाएगी कि बी की कितनी वैल्यू होगी, तो बी की 16.6% कम है एज कम्पेयर टू ए। बात समझ में आ गई। अब ये प्रीडोमिनेटली यूज की हुई वैल्यूज है, अगर जो आपको दिया जाए यहाँ पे 30% या फिर जैसे 40%, तो यहाँ पे तो है नहीं वो वैल्यूज, तो उनको कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन आएगा ना कई बच्चों का, तो कुछ नहीं करना है, जैसे 30% आपको गिवन है तो यू जस्ट हैव टू पुट इन द फॉर्मुला, यहाँ पे मैंने फॉर्मुला दे दिया 130, और इसकी डायरेक्टली आप आंसर निकाल लो। सिमिलरली अगर मैं 40% के लिए बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 40, 140, राइट। और सिमिलरली अभी मैंने पहले क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है ये भी देखो, ए की जो सैलरी है दैट इज 20% लेस, तो यहाँ पे पहले ही पता लग गया कि कम की बात हो रही है, तो जब भी कम की बात होगी ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लाइन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे कितना था 20%, 20% कितनी है, कम है। ए की वैल्यू, ए की जो सैलरी है वो 20% कम है एज कम्पेयर टू बी, तो बी की कितनी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लाइन फॉलो करनी है, 20% है तो ये हमारा 20%, ऑरेंज लाइन फॉलो करो तो 25% होगी बी की वैल्यू ज्यादा।
ये बात क्लियर होगी। ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है और प्रीडोमिनेटली यूज की भी वैल्यूज है ये, ऐसे मत समझना कि यही वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा आती है, पर अगर जो कोई क्वेश्चन जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए या फिर पीएसयूज हो गए, उनमें अगर जो कोई भी अलग वैल्यूज आए ना, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, तो आपको क्या करना है, जस्ट इस फॉर्मूले को याद करना कि x अपॉन 100 प्लस एक्स, जब मोर का केस होगा और जब लेस का केस होगा तो x अपॉन 100 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर आ गई। अब जो नेक्स्ट है दैट इज, किसी भी वैल्यू को मुझे 10% बढ़ाना है या फिर मैं माइनस 20% करना है, तो वो मैं किस तरह से करूंगा। अभी क्वेश्चन में आपको आएगा ऐसा, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हाउ टू डिक्रीज नंबर बाय 10% और इंक्रीज बाय 10%, राइट। ये दो क्वेश्चन है, मतलब ये हमारे एक तरह का रेफरेंस है जिससे आप पढ़ रहे हो कि अगर जो हमें क्वेश्चन में बुलाया कि किसी भी जो नंबर है, कोई भी नंबर आपको दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि कोई भी नंबर दे दिया और उसको 10% बढ़ाना है और उसको 10% घटाना है और 10% बढ़ाना है, तो किस तरह से करोगे। अगर जो मैं बात करूँ इंक्रीमेंट परसेंट करना है, ये जो नंबर है ना, बस इसमें आपको ऐड करना है 10%, और 10% को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10/100, राइट, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा, राइट। तो आई कैन से x प्लस 0.1, राइट। अगर जो मैं x यहाँ से x प्लस 0.1, ये भी कितना है, x है। क्यों है ये x, क्योंकि हमें इस नंबर को 10% से बढ़ाना है, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा x। अगर जो मैं x यहाँ से कॉमन ले लूँ, सो आई कैन से 1 प्लस 0.1, सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू 1 इंटू 1.1। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर जो मुझे इंक्रीज करना है 10% से, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर जो 100 दिया है तो 100 प्लस 10 जो भी आपको दिया है, बस आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है और 2 डेसिमल से आगे शिफ्ट करना है। तो टेक 2 डेसिमल लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डेसिमल लेफ्ट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द 10%, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अगर जो हमारे बोला कि डिक्रीज द नंबर बाय 10%, तो किस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिक्रीज द नंबर बाय 10%, और वो जो नंबर है दैट इज द एक्स। एक्स क्या है, नंबर है, और 10% से मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो सिंपल है, अगर मुझे इसे डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, 10%, 10/100, और इसका अगर जब मैं कॉमन लूँ तो आई कैन राइट 1, राइट, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया 0.1, सो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.9 विल बी द आंसर। इतना क्लियर हो गया, सिंपल। और अगर जो सिंपली मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले किया ना कि 100 हमने वो नंबर ले लिया, x की जगह में 100 ले लिया और 10% से मुझे माइनस करना है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों को माइनस करना है, आंसर आ जाएगा 0.9, ठीक है, 0.90। यानी अगर जो 0.90 ना भी आए तो 90 आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक या फिर शिफ्ट 2 डेसिमल लेफ्ट, राइट। इतना समझ में आ गया। तो अगर जो मैं बोलूँ कि मैं किसी नंबर को, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 100 है वो नंबर, ठीक है, अब इस 100 नंबर को मुझे 10% से इंक्रीज किया और 20% से भी इंक्रीज किया और 30% से मैंने डिक्रीज किया, राइट, और ऐसे ही क्या 33.33% से मैंने इसको डिक्रीज किया, तो इन सब के आंसर मुझे क्या मिलेंगे। अगर जो मुझे 10% से इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा 1.1, अगर जो 20% से इंक्रीज किया तो कितना आ जाएगा 1.2, राइट, और अगर जो मैं 30% से डिक्रीज करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.70। समझ आया, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया कि 0.70 आएगा, राइट। अगर जब मैं 33% का करूँ तो क्या करूंगा, 100 माइनस 33.33%, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 66.67%। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 0.667 परसेंटेज में क्या आ गया, इसका डिक्रीमेंट आ गया। तो आपको समझ आ गया कि जब मैं इस तरह से बोलूँ, और एग्जांपल में दूँ, जैसे 45% से, अब खुद ढूंढना ही है कि 45% से कितना, अगर जब मैं डिक्रीज करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर जब मैं बोलूँ 50% से डिक्रीज करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू आप क्या कमेंट करके बताना, ठीक है। सिमिलरली अगर जो हम किसी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इफ any resultant any resultant can be written as the multiplication of two things, जैसे कि डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द स्पीड इनटू टाइम। एरिया को कैसे लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अगर जो मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में कैसे करते हैं, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द प्राइस इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं बात करूं कि जो मारुति है, मारुति की एक कार कितनी की है, 5 लाख की, और ऐसी मारुति ने 8 गाड़ियां बेची, 8 नंबर्स सेल, ठीक है, 8 नंबर सेल। तो हमारा जो रेवेन्यू होगा उस कंपनी का वो क्या हो जाएगा, दैट इज प्राइस कितनी थी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना 45 लाख हो जाएगा।
40 लाख हो जाएगा, सॉरी 40 लाख हो जाएगा इसका रेवेन्यू। सो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर जी कोई भी, ये एक रूल है, ठीक है, इसको एक तरह के रूल की तरह लो आप, इट्स अ रूल। इफ एनी रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थिंग्स, सो आई कैन सी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आई कैन राइट डिस्टेंस एज अ स्पीड इनटू टाइम, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं एरिया को बोलूं, एरिया कैसे लिख सकता हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सिमिलरली रेवेन्यू जो है, आई कैन राइट प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ये बात मैंने रूल में क्यों बताई, अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं एग्जांपल करूंगा, ठीक है। सेकंड रूल क्या है इसका, सेकंड रूल इस तरह से देखो, क्या है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लो, रूल मत लिखो, इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब मैं पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं, अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको ईजी हो जाएगा ये सब करना, कि इफ द फर्स्ट थिंग चेंजेस बाय 2%, या फिर 2% नहीं, अभी नंबर नहीं लेते, यहां पे क्या है, चेंजेस बाय x परसेंटेज, चेंजेस बाय x परसेंटेज, और जो सेकंड थिंग है, इफ सेकंड थिंग ऑल्सो चेंजेस बाय y%, राइट, ऑल्सो लिखना, थिंग चेंजेस बाय y%, सो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, देन द फॉर्मूला इज, जो फॉर्मूला आता है हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिजल्टेंट होगा, सो आई कैन से द चेंज इन द रिजल्टेंट परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू x, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि ये क्या हो सकता है, ये जो चेंज है ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, राइट, ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। सो प्लस माइनस y प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और इन दोनों के साथ है ये प्लस माइनस, ठीक है। सो इसको अगर मैं एग्जांपल से आपको, ओके, सो आई कैन से ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखना, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर एग्जांपल अगर जो मुझे बोला कि फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया इन अ केस जहां पे जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है बाय 20% और जो ब्रेथ है वो डिक्रीज हो रही है बाय 10%। सो जो चेंज होगा, फाइनली चेंज होगा इन द एरिया, वो कितना होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताना पड़ेगा। अब मैं अगर लेंथ की बात करूं तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट है, दैट इज 1.2, और जो ब्रेथ में डिक्रीज है वो कितना है, दैट इज 0.9। ये बात क्लियर होगी, राइट। और जो एरिया है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट, अगर जब मैं लेंथ को रिप्लेस करूँ इससे, दैट इज 1.2, और 1.2 इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ, सो आई कैन से 1.2 x मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, इट्स अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, नॉट फैक्टर, मल्टीप्लाई लिख दो आप इसको, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1.2 x इंटू 0.9 इंटू 0.9 y। सो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलसी में कैलकुलेट करो, दैट इज 1.32 x y। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, राइट। तो कई होगा क्वेश्चन होगा सर अगर जो इस तरह से है तो आपने फॉर्मुला क्यों कराया, तो इसको फॉर्मुले से करके देखते हैं। तो फॉर्मुले में सबसे पहले क्या बोला कि जो x है, अज्यूम करो ये क्या है, ये x है और ये क्या है, y, यानी फर्स्ट थिंग जो है वो उसमें कुछ चेंज आ रहा है और जो सेकंड थिंग है उसमें भी कुछ चेंज आ रहा है। तो मैं फॉर्मुला क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का परसेंटेज होगा, अभी हमने कौन सा इसका एरिया में चेंज कितना आएगा, दैट इज 32%, ठीक है, 1.32, तो इसका 32% इंक्रीमेंट है। इतना बात क्लियर हो गया। अगर जो मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इसका बाय फॉर्मुला, सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड से कर रहे बाय फॉर्मुला। सो आई कैन से कि जो x है, फॉर्मुला क्या था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो फॉर्मुले में क्या आ जाएगा, 20% किस में हो रहा था, लेंथ में हो रहा था, इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो। सो आई कैन से 20% इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में और माइनस कितना हुआ है 10%, 1.2 इंटू 0.9, 0.1, ओके, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, दैट इज 1 पॉइंट, दैट इज 1.1। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि फाइंड आउट द एरिया जिसकी लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज कर रही है। तो हम लेंथ को क्या लिख सकते हैं, लेंथ मान लो अगर जो x है, तो अगर जो 20% इंक्रीमेंट है तो आई कैन राइट 1.2। अभी मैंने बताया किस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर जब मैं ब्रेथ की बात करूँ तो ब्रेथ कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ y,
और मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर जो 10% डिक्रीमेंट है तो आई कैन से 100 माइनस 10 विच विल बी इक्वल टू 0.9। इतना क्लियर हो गया? आई कैन राइट 0.9 विल बी द ब्रेथ। सो यहाँ पे बोला कि एरिया मुझे बताओ, एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन परसेंटेज, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या पता है कि एक तो फॉर्मूला है, भाई मैं ये फॉर्मूला लगा दूं और इस फॉर्मूले को मैं बाय दीज फॉर्मूला मैं इसको क्या बोलते हैं आंसर में तब्दील कर दूं। तो इसके दो मेथड है करने के क्वेश्चन के। पहला मेथड क्या है, विदाउट द फॉर्मूला। तो फर्स्ट मेथड क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई करो, जो कि मुझे इजी लगता है एज कंपेयर टू द फॉर्मूला। सो किस तरह से मैं अगर बताऊं, अगर मैं सेकंड बताऊं तो आई कैन राइट की जो एरिया है उसमें जो चेंज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो भी मैंने इनकी वैल्यूज डाली है उन दोनों को मैं सिंपली अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो आई कैन से कि 1/2 इंटू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.9 इंटू वाई, और इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा 1.08 एक्स इंटू वाई। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा, एरिया तो हमें नहीं पूछा था, हमें क्या पूछा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन परसेंटेज फॉर्म। तो परसेंटेज फॉर्म में क्या आ जाएगा, दैट इज द 8% इंक्रीमेंट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, छोटा सा है। अगर जो फॉर्मुला लगाना है तो फॉर्मुला भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मुला में क्या था कि जहां पे भी प्लस है, मान लो कि ये जो दिस इज एक्स ना और दिस इज वाई, तो जो फर्स्ट थिंग है उसमें चेंज हो रहा है एक्स और वाई में चेंज हो रहा है दिस, और रिजल्टेंट हमारे को क्या बताना है, एरिया का परसेंटेज में। सो आई कैन राइट प्लस माइनस 20% प्लस माइनस 10% प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका, दैट इज 20% इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको कन्वर्ट भी नहीं करना है, सिंपली आपको आंसर डालना है और इस आंसर से हम आपको सिंपली आपको ये जो वैल्यूज बताइए ना, ये सिंपली आपको यहाँ पे पुट करनी है और सीधा आंसर आ जाएगा। यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इनटू 0.9 बाय इस तरह से, आपको बस सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना। और यहाँ पे क्या जाएगा, +20 -10 +20 -10 डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, सो आई कैन से -2, ये कितना हो जाएगा 10, सो आई कैन राइट 8%। तो 8 डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इससे कि 8% जो है वो पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर जो मैं एक और एग्जांपल लूं, और आई कैन से इन अ रेक्टेंगल लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज हो रही है और 10% ऑल्सो वो उसकी जो ब्रेथ है वो भी 10% इंक्रीज हो रही है। सो हम यहाँ पे अगर जो फॉर्मुला लगाए तो सिंपली क्या हो जाएगा, 20 + 10 + 20 × 10 अपॉन 100। ये हमने फॉर्मुला लगा दिया बाय फॉर्मुला, और ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिजल्टेंट इन परसेंटेज फॉर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 × 10 कितना होता है 30, प्लस ये कितना हो गया, कट गया ये अगर दिस, तो आंसर क्या आ जाएगा 32% विल बी द आंसर। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको मेरे वाले उससे करूं तो आई कैन डायरेक्टली क्या, आई कैन से रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। आई कैन राइट 20% है तो 1.2 इंटू 10% तो क्या है 1, और रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1.32%। सो आई कैन राइट 32 है, सो आई कैन राइट 32% विल बी द चेंज इंक्रीमेंट इन द रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो सिमिलरली ये जो फॉर्मुला है अगर जो हम 3 टर्म्स के लिए लगाएं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम में क्या होती है, 3 टर्म्स होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। और मैं अज्यूम करूं कि जो लेंथ है वो हो रही है हमारी इंक्रीज बाय 20% और जो ब्रेथ है वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है बाय 10%, ठीक है, और जो हाइट है वो डिक्रीज कर रही है बाय 10%, राइट। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया, अगर जब हम लेंथ की बात करें वो इंक्रीज हो रही है तो आई कैन से 1.2। फॉर द ब्रेथ अगर जो वो इंक्रीज हो रही है 10%, सो आई कैन से 1.1, और अगर जो वो डिक्रीज कर रही है हाइट, सो आई कैन से 0.9। अगर जब मैं फर्स्ट मेथड से करूं तो फर्स्ट मेथड है सिंपली क्या हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9, और डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.188, ठीक है। और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दैट विल बी 18%, राइट। अब कोई बच्चा बोले कि सर हमने फॉर्मुला पढ़ा है तो हम फॉर्मुले से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मुले से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सिंपली ये है कि यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू एनी अदर वैल्यूज, आपको सिंपली इन्हीं वैल्यूज के साथ खेलना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20, ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बाद में इन दोनों को प्लस करना है, 20 × 10 डिवाइडेड बाय 100। आंसर क्या आ जाएगा हमारा जो हमने पहले निकाला था, दैट इज 1.32, राइट। और हमारे पास बच का गया 10। सो अगर जब मैं इन दोनों के लिए भी अप्लाई करूं, जैसे मैं 10 के लिए कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय ये जो 10 था, मल्टीप्लाई या फिर कॉमा 10 था, और फिर मैं अलग से इन दोनों के लिए अप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 सीधा आंसर आ जाएगा 18, आंसर 18.88 समथिंग हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसा नहीं है कि आप ये फॉर्मूला 3 टर्म्स के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप कर सकते हो, बट आपको इसमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा ताकि आपको एक आंसर तक पहुंच सके। और सिंपली जो फर्स्ट मेथड है वो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर जो मैं बात करूं, अभी मैंने वॉल्यूम की बात की है, अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं सेकंड, किसी भी वॉल्यूम ऑफ द कोन की, वॉल्यूम ऑफ कोन की,
ये जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किन किन टर्म्स को आप कांस्टेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और मैंने बोला कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 20% और जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है बाय 10%। ये बात क्लियर होगी कि जो हाइट है वो 10% डिक्रीज करिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर मैं फर्स्ट मेथड से इस्तेमाल करूँ तो मुझे क्या पता है, जो रेडियस है उसको क्या लिख सकता हूँ 1.2 और जो हाइट है उसको क्या लिख सकता हूँ 0.9, सिमिलरली राइट। और आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो जो इसमें दे नहीं रखे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है, रेडियस और हाइट में, बाकी बच कौन से गए 1/3 पाई बच गया, राइट। तो ये जो है ना 1/3 और पाई, ये इसके जो कंक्लूजन होगा उसमें कभी इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन दीज। अगर जो इनकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो यू शुड टेक देम एज अ कॉन्स्टेंट। सो इस केस में हम इन दोनों का इंप्लीमेंट नहीं लेंगे, इन दोनों की चीज को नहीं लेंगे, तो हम क्या बचेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है आई कैन सिंपली राइट 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.9 और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 1.296। ठीक है, जहां पे हमें क्या पता है जो चेंज है वॉल्यूम ऑफ द कोन में, वी कैन राइट 29% इज द चेंज। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब सिमिलरली मैं बोलूं कि अब जो है ये वाली कंडीशन को छोड़ दो, अब कौन सी कंडीशन है कि सिर्फ जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है। अब अगर जो रेडियस चेंज हो रहा है और रेडियस बोल रहा है कि वो 50% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ उसमें रेडियस में, सो आई कैन राइट फॉर द 50% 1.5, राइट। तो आपको क्या पता है, जो चीज में चेंज नहीं आ रहा है उन सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो। क्या यहाँ पे एच में चेंज आ रहा है, सो नो, एच क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। सो एच को भी कांस्टेंट ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 पाई एच विल बी एक्ट एज अ कांस्टेंट और बचेगा सिर्फ और सिर्फ रेडियस, और रेडियस का क्या है 1.5 का स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 125% चेंज। आपको ये बात समझ में आई कि जिस तरह से मैंने बोला कि किस किस को आप कांस्टेंट लोगे, जब भी कोई आपको पता चल जाएगा कि एच में अगर जो कोई चेंज नहीं आया तो इट विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट, अगर जो रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग है जिसमें चेंज दिखा रहा है उन सबको आप ट्रीट करोगे एज अ वेरिएबल और उन सबको आप आंसर निकालोगे, आंसर निकालने में उनकी हेल्प होगी। अब कई शॉप्स में आपने देखा होगा कि जो डिस्काउंट है वो कुछ इस तरह से दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 80% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट। सो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे और कैसे आप किसी भी चीज में इसका इस्तेमाल करोगे। बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, एक सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट, सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट फाइंड आउट करो इसका, या तो इफेक्टिव डिस्काउंट या फिर जो हम बोलते हैं दैट इज द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक जो शर्ट है, शर्ट, ठीक है, अब जो शर्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि एक शर्ट है उसकी रुपीज के वो कितने रुपीज की है, दैट इज 100%। अब यहाँ पे बोला है कि अगर जब मैं विंटर की बात करूं तो विंटर में जो उसमें डिस्काउंट था, विंटर में जो डिस्काउंट है वो मान लो पहले क्या है 80% है, ठीक है, फिर बाद में उसे पता चला दुकानदार को कि ये जो है 80% में भी लोग नहीं ले रहे, तो उसने बोला कि प्लस 40% इसका क्या है अदर डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या हुआ, डिस्काउंट मीन्स उसे कि जहां पे हमें लॉस हुआ, एक तरह का लॉस की तरह ही हम ट्रीट करते हैं उसे, हम बोल सकते हैं कि ये वो लॉस है, बट मे बी वो इन लास्ट टर्म्स में वो लॉस नहीं, वो उसके लिए प्रॉफिट हो, ठीक है, क्योंकि आप विंटर में तो कभी भी एक ये वाली शर्ट टी शर्ट्स तो नहीं लोगे, ठीक है, वहां पे तो आप वो लोगे ना जो कि थोड़ी मोटी होगी। सो ये वाली शर्ट के लिए उसने 2 डिस्काउंट्स दिए, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 100 रुपीज में 2 डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट कितना 80 का, सो आई कैन से फॉर द 80 आई कैन से 0.2, राइट, मैं 0.2 लिख सकता हूँ 80 को 0.2। दूसरा 40% डिस्काउंट को क्या लिख सकता हूँ मैं 0.6, सो आई कैन से मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब ये फर्स्ट मेथड है, इससे सिंपली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर कितना होगा 88%। 88% क्या है, डिस्काउंट है उस पर। सिंपली अगर ये यहाँ पे एक बात याद रखना है कि डू नॉट फॉरगेट टू सब्ट्रैक्ट, क्या बोला मैंने, डू नॉट डू नॉट डू नॉट फॉरगेट टू सब्ट्रैक्ट, टू सब्ट्रैक्ट। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या पता चलेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना होगा 20%, मल्टीप्लाई बाय 0.6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 12, राइट। आपको फॉरगेट नहीं करना है सब्ट्रैक्ट करने से, हमारे पास 12 जो है वो हमारा आंसर नहीं है, जो हमारा आंसर है वो है 100 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल टू 88%। तो इस तरह से हमारा क्या है आंसर है। आप कोई बच्चे बोलोगे कि इसको सर हम फॉर्मुले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारा बिल्कुल राइट, आप फॉर्मुले से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड विल बी द फॉर्मुला। और फॉर्मुले में क्या करना है, दोनों क्या है माइनस में, बिकॉज दे आर द डिस्काउंट्स, सो हम क्या लिख सकते हैं -80 -40 मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, जो कि डायरेक्टली हमारे आंसर आ जाएगा 88%। तो यहाँ पे हम फॉर्मुले का इस्तेमाल बहुत इजीली कर सकते हैं और आंसर एक ही शॉट में हम निकाल सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि हम आंसर पे पहुंच सके, राइट। ये बात क्लियर होगी। सिमिलरली अब ये तो हमने एक एग्जांपल कर लिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक डिस्काउंट दिया 70 का और एक डिस्काउंट दिया 30 का, सो इसका फाइंड आउट करके दिखाओ। तो सिंपली क्या करना है आपको, या तो आप बाय फॉर्मुला करो या तो आप बाय मल्टीप्लिकेशन करो। अगर मैं 70 के लिए बोलूँ तो आई कैन से 30%, 0.30, एंड इसके लिए बोलूँ तो 70%। सिंपली इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.30 इंटू 0.70, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.3 इंटू 0.7, 0.21। तो 0.21 क्या है हमारा, दिस इज नॉट द आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है ना। हमें क्या करना है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्ट्रैक्ट -21, आंसर क्या आ जाएगा 79%। इतना क्लियर हो गया किस तरह से हम फॉर्मुले और किस तरह से फर्स्ट मेथड से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बाय फॉर्मुला करना चाहो तो फॉर्मुले से भी कर सकते हो, बाय फॉर्मुला करना है, द सेकंड विल बी द सेकंड मेथड विल बी द बाय फॉर्मुला, बाय फॉर्मुला। अब बाय फॉर्मुला से कैसे करोगे आप, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लिख देना है जो भी आपको दे रखा है, 70 प्लस 70 इंटू 30 अपॉन 100, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 79% विल बी द आंसर। डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली फॉर्मुला लगाओ, वो आपके लिए एक ईजी मेथड हो जाएगा टू रीच टू द आंसर। क्योंकि कई बार बच्चे इसको फॉरगेट कर जाते हैं कि और इसी को आंसर लिख देंगे। यहाँ पे कई बच्चे क्या लिख देंगे, 21% विल बी द आंसर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारे को माइनस करना पड़ेगा किससे, 100 से, इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर। सिमिलरली अब गेट इतना इजीली तो पूछेगा नहीं, सो वो अच्छे से क्वेश्चन में बना के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दैट इज, मान लो कि अगर जो बोला कि अ क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है वो कितनी है, तो 300 इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट वाज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड आउट द न्यू क्वांटिटी इज हाउ मच परसेंटेज मोर या कम है, लेस देन 300, राइट। तो आपके पास क्या पता है कि ये क्वांटिटी है वो 300 है, वो इंक्रीज हुई है 20%, सो आई कैन से फॉर द 20% 1.2, एंड डिक्रीज बाय 10%, सो आई कैन से 0.9। ये तीन क्वांटिटी है और हमें क्या पूछा है, फाइंड आउट द न्यू क्वांटिटी, हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन 300। सिंपली हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है, अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमने जैसे पहले किया तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 324। इतना क्लियर हो गया। तो न्यू क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, न्यू क्वांटिटी आ गई हमारे पास 324। सो हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज। टू फाइंड आउट द परसेंटेज मुझे क्या पता है, 324 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, दैट विल बी इक्वल्स टू, लेट मी फाइंड आउट, 24 अपॉन 300 आ जाएगा। सो आई कैन से 24 अपॉन 300 विल बी इक्वल्स टू 0.08%। तो 0.08% आया। सो आई कैन से, सो वी कैन अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड है पूरा, है ना। द नेट रिजल्ट, जो नेट रिजल्ट है हमारे पास वो क्या है, इज 0.08, या फिर आप क्या बोले उसे 4/50 की तरह से बोल सकते हैं, 4/50 इंक्रीज इन द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो हमारे पास क्या आ गया, नेट 8% इंक्रीमेंट इन द क्वांटिटी 300। तो हमें समझ आ गया कि हमें सक्सेसिव परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट करने। हमने एक गेट का क्वेश्चन भी देख लिया, जिससे हमें क्या पता चल गया, गेट के क्वेश्चन नहीं, गेट का एग्जांपल देख लिया कि गेट किस तरह से हमें पूछ सकता है। वो डायरेक्टली हमें ये नहीं पूछेगा कि कितनी नई क्वांटिटी आई है, वो पूछेगा कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसमें। हम बोले कि 0.08% इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, फ्रॉम 300 टू 324। इतना क्लियर हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ओके, अब और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में आपको दिया है कि रामा uses rice, है ना, as a daily meal, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ inflation the price on rice were increased by 10%, ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज, फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड आउट by what percentage he has to decrease his consumption to keep the expenditure same as before, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, जहां पे क्या बोला है कि रामा ऑन अ डेली बेसिस
चावल खाता था, और बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो प्राइस है राइस का वो बढ़ चुका है 10% से। सो जो राइस था, अगर जो मैं राइस की बात करूं, तो राइस का जो पहले प्राइस था वो पी था, अब राइस का प्राइस कितना हो गया, राइस का प्राइस हो गया अब पी इंटू 1.1। ये बात बिल्कुल क्लियर है, राइट। हमें क्या पता है, वी नो दैट जो प्राइस होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय द कंजप्शन, जितना भी आप कंज्यूम करें वही होता है क्या, एक्सपेंडिचर। तो अगर जब मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में, सो इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली उसके कंजप्शन क्या था, इनिशियल कंजप्शन वाज एंड द फाइनल कंजप्शन, एंड द फाइनल कंजप्शन, राइट। तो अगर जब मैं इनिशियल कंजप्शन की बात करूं तो प्राइस को हम नीचे ला सकते हैं, तो आई कैन से कि अगर एक्सपेंडिचर को हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं, सो आई कैन से इनिशियल कंजप्शन कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन पी। फाइनल कंजप्शन कितना हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज इन्फ्लेशन 1.1 प्राइस हो जाएगा, राइट। आई कैन से अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, माइनस क्या कर दूं, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, एक्स बाय पी। आई कैन राइट फाइनल कंजप्शन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.1 इंटू इनिशियल कंजप्शन। इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.090 टू द इनिशियल कंजप्शन। तो मुझे क्या बताया, तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, सो आई कैन से 9.09 परसेंटेज विल बी द परसेंटेज इक्वलेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, परसेंटेज इक्वलेंट। सो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9.9। ठीक है, 9.09 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करने बोला था। मान लो कि जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ अ टॉय, द प्राइस ऑफ अ टॉय वाज increased by 20%, 20 percentage, and then it was sold at discount 20%, 20%। find out the, यहाँ पे क्या लिखा है, find out the net change, find out the net change in the price of a toy। सो हमें क्या पता है, हमें पता है कि देखो सबसे पहले प्राइस में जो चेंज आया वो कितना है, 20% चेंज आया, और डिस्काउंट कितना दिया, 20%। तो सिंपली अगर जब मैं सक्सेसिव सेकंड मेथड से करूँ, तो आई कैन से अगर मुझे सेकंड मेथड से करना है तो +20, इंक्रीमेंट हुआ ना 20 का, -20, -20 इंटू 20 अपॉन 100। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, द आंसर विल बी 4% डिक्रीज। माइनस साइन के साथ आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये, और ये क्या हो जाएगा, -4। सो -4 डिक्रीमेंट। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक शॉप है, उसने प्रोवाइड कराया, प्रोवाइड्स फ्लैट 50% डिस्काउंट। ठीक है, उसने 50% डिस्काउंट कराया, वो भी किसी एक शर्ट पे। सिमिलरली ये एक कोई शॉप थी, और जो अदर शॉप थी, दूसरी शॉप ने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, वो भी 30% के डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 30%। और यहां पे लिखा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द बिल इज ₹43, फाइंड आउट द नेट कॉस्ट ऑफ शर्ट। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट, जिसमें हमें क्या पता है कि जो फर्स्ट शर्ट है उसमें डिस्काउंट है 50% का। सो मान लो कि इसको अगर जो मैं एक्सप्लेन करके बताऊं, तो आई कैन से, मान लो जो फर्स्ट शर्ट है, लेट द प्राइस, जो उसका प्राइस है ऑफ शर्ट, उसको मैं एक्स मान लूं, बी एक्स। ठीक है, सो फर्स्ट शॉप ने कितना दिया, दैट इज 50% का डिस्काउंट दिया, तो आई कैन से एक्स इंटू 0.5। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, राइट। और जो सेकंड शॉप है उसने कितना दिया, मेरे को 30% का दो डिस्काउंट दिए। ठीक है, 30% के दो डिस्काउंट दिए। सो आई कैन से बाय द मल्टीप्लीकेशन मेथड जो हमारा था, दैट इज 0.70 इंटू 0.7, दैट विल बी इक्वल टू 0.49x, राइट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज 43। सो आई कैन से 0.5x माइनस 0.59x इज इक्वल टू 43। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस कर दो, 0.01x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 43। तो एक्स शर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, ₹4300। ठीक है, ये इसका प्राइस हो जाएगा। और यही हमारे से क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो कि अगर जी मान लो जो रेडियस है स्फेयर का, वो इंक्रीज हो गया है बाय 10%, फाइंड आउट द
फाइंड आउट नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? सबसे पहली बात ये बताना चाहिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 बाई आर का क्यूब। अब मैंने क्या बोला, जितनी भी सारी क्वांटिटीज है जिनके बारे में चेंजेस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो दे विल बी कांस्टेंट ओवर हियर। ये कांस्टेंट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रेडियस का चेंज आएगा। तो रेडियस में कितना चेंज आ रहा है? 1.1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो आई कैन से 1.1 रेडियस का क्यूब विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.331 हमारा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द चेंज। और यहाँ पे हमें क्या पता है? हमें पता है कि माइनस करना होता है इससे। अगर जब हमें माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सीधा 33.1% विल बी द नेट इंक्रीमेंट, नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट आ गया, राइट। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे जिससे कि आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। बाकी एक फॉर्मुला भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वो जो फॉर्मुला मैंने आपको बताया था, क्या कि जो प्राइस है मल्टीप्लाई बाय द कंजप्शन इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो प्रॉफिट और लॉस में आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या है? इट्स एन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई कॉस्ट रहेगा, राइट। उस कॉस्ट को आपको देना है, तो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। सेकंड, द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बेसिकली द रेवेन्यू, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे दैट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैन बी रिटर्न एज, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉस्ट प्राइस से, मान लो आपने 80 रुपए में इसको खरीदा और आपने आगे बेचा कितना? 100 रुपीज में। सो आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है कितना हुआ? 20%। तो सेलिंग प्राइस हमारा ये हो गया। थर्ड विल बी द मार्क्ड प्राइस। बेसिकली जो एमआरपी होता है ना, वही क्या होता है? हमारा मार्क प्राइस। अब कोई भी प्रिंटेड रेट था, इस पे 80 रुपीज का प्रिंटेड रेट था, ये क्या है? ये इस प्रोडक्ट का क्या है? मार्क्ड प्राइस है। और जहां पे फोर्थ है दैट इज द मार्कअप, जो भी दिस इज द इंक्रीमेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस बिफोर द आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर, राइट। तो इन सबको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या है, यहाँ पे लिखो कि देयर इज सम कॉस्ट प्राइस। किसी प्रोडक्ट की कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी, और कॉस्ट प्राइस रही होगी, साथ में कॉस्ट प्राइस में कुछ ना कुछ बढ़ा के आपने क्या किया? उसका एमआरपी डिसाइड किया, दैट इज द मार्कअप प्राइस। और कुछ ना कुछ हम उसी रेट पे तो नहीं बेचते, उस पर कुछ ना कुछ रिबेट देते हैं, दैट इज द डिस्काउंट। आपने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा ना, और वो हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और कॉस्ट प्राइस पे आपने पाया कुछ ना कुछ प्रॉफिट, आई कैन से प्रॉफिट, आपने कुछ ना प्रॉफिट बढ़ाया, और दिस इज नोन एज द मार्क अप परसेंटेज। ठीक है, जो हमारा ये ना मार्कअप हमेशा किस पे होता है? जो भी मार्कअप है ना, वो मार्कअप परसेंटेज वो हमारा सीपी पे ही होता है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में जो मार्कअप है उसके बहुत सारे नाम होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा लिस्ट प्राइस की तरह लिख दिया, या फिर लिख दिया आपको लेबर प्राइस, या फिर लिख दिया आपको प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, या फिर आपको लिख दिया टैग प्राइस से भी लिखते हैं कई बार, या लिखते हैं एमआरपी। ठीक है, क्या होता है एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, अगर मैं बताऊं आपको। तो डिस्काउंट किस में होता है? डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पे होता है? मार्कअप प्राइस पे हमारा डिस्काउंट होता है। तो एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि एन ऑफरिंग एक डिस्काउंट बाय 20% अ शॉपकीपर still manages to make a profit of 25%. what is the markup percentage? ठीक है, और क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन में? और इट कैन बी आस्क लाइक दिस, किस तरह से पूछ सकते हैं? बाय हाउ मच परसेंटेज,
बाय हाउ मच परसेंटेज एमपी अबव सीपी, राइट। तो मान लो अगर जब हमें कॉस्ट प्राइस कहे तो हम एक अजम्पशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एक डिस्काउंट ऑफर किया है 20% का, ठीक है, बाय शॉपकीपर, और वो मैनेज कर रहा है 25%, स्टिल प्रॉफिट जो है उसको 25% है। तो ये बोला है कि मार्कअप परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, या फिर हाउ मच परसेंटेज एमपी विल बी अबव सीपी। तो सिंपल सी बात है, हम एक चीज अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो जो सीपी है, सीपी की वैल्यू कितनी है 100, और प्रॉफिट कितना कमाया उसने, यहाँ पे लिखा है दैट इज 25%। तो 25% हम क्या बोले, प्रॉफिट कमा रहे। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर जो 100 में 25%, तो हम क्या लिख सकते हैं 125। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगी, दिस इज द सेलिंग प्राइस 25%। अगर जी 25 है और इस पे क्या कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट रहा होगा, राइट, और वो डिस्काउंट हमें गिवन है क्या, यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है, यस 20% इज द डिस्काउंट। तो 20% अगर जो डिस्काउंट है, सो आई कैन से 20% डिस्काउंट है, तो आई कैन से 125 मल्टीप्लाई बाय 0.8, कितना हो गया ये, अगर जो मैं 0.8, दिस इज एमपी, और ये क्या है मार्कअप परसेंटेज, और हमें यही फाइंड आउट करना है मार्कअप परसेंटेज। सो इसके क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, पहला तरीका क्या है, फर्स्ट वे इज कि हमें क्या पता है, अगर जब हम मार्कअप में कुछ डिस्काउंट दे तो हम सेलिंग प्राइस में पहुंच जाएंगे। सो आई कैन से मार्कअप मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट कितना है 0.8, तो हम कहां पहुंच जाएंगे सेलिंग प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस कितना है 125, पहला वे। सेकंड वे क्या है, आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, मार्कअप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56.25, ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू 56.25%। सिमिलरली सेकंड जो वे है हमारा, सेकंड वे क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, मार्कअप पे कोई ना कोई डिस्काउंट दिया है दैट इज 0.8, मार्कअप पे कोई ना कोई डिस्काउंट दिया है दैट इज 0.8, तो हम कहां पहुंच गए सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए। कॉस्ट प्राइस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला है, तभी हम किस पे पहुंच रहे, सेलिंग प्राइस पे पहुंच रहे। सो आई कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे मैं अगर जो 25% का 25% का क्या करूंगा मैं, प्रॉफिट करूंगा, तो ये कहां पे पहुंच जाएगा, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर है दोनों। सो सिंपली मुझे क्या करना है, 100 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 0.8। सो आई कैन से मार्कअप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5625, ठीक है। तो 56.25 क्या है मार्कअप परसेंटेज, और यही हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। बस आपको ये डायग्राम याद रखना है कि जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट रहता है, जिसकी वजह से हम कहां पहुंच जाते हैं, उसके एमआरपी पे। और एमआरपी पे ही तो नहीं बेचते लोग, अपना डिस्काउंट देते हैं, तो वो डिस्काउंट यानी रिबेट देते हैं, तो वो डिस्काउंट जब भी देंगे तो हम कहां पहुंचेंगे सेलिंग प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने कुछ ना कुछ क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। दिस इज मार्कअप परसेंटेज, कि कितना अबव है सीपी, कितना अबव है एमपी फ्रॉम द सीपी। ये बात समझ आ गई। अब ये वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे दो रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 1 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर क्या बोलता है कि मान लो दे आर द टू आर्टिकल्स, आर दो आर्टिकल जो है वो सोल्ड है एट अ कॉमन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिसको हम अभी तक क्या लिख रहे थे एसपी। उन दोनों के कॉमन सेलिंग प्राइस है, जिसको हम एस से कर सकते हैं रिप्रेजेंट, एंड ईच वन सोल्ड एट प्रॉफिट P%, एंड जो दूसरा है एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ P%, then effectively there is always a loss during the entire ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये समझ आ गया। इसका एक फॉर्मूला है, अभी मैं क्वेश्चन से कराऊंगा तब आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। फॉर्मूला क्या है कि जो लॉस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 प्रॉफिट का स्क्वायर, एस यानी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट किसके पी से लिख रहा हूं, तो पी यहां पे क्या है प्रॉफिट, एस क्या है यहां पे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 100 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, राइट। और लॉस को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज लॉस परसेंटेज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, प्रॉफिट का स्क्वायर अपॉन 100। सेकंड जो हमारा है रूल, देखो अभी रूल कर लो, फिर इसके एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा और मैं दोबारा से यहीं पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। दैट इज कि जो दो आर्टिकल है, दो आर्टिकल्स है आर सोल्ड एट कॉमन सेलिंग प्राइस या सीपी कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ
P percentage and other at loss at a P percentage, then effectively there will be no profit and no loss, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहली बात, सो ये रूल नंबर 2 है। अब मैं एग्जांपल से आपको इसको अंडरस्टैंड कराता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और रूल नंबर 2 भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 2। इसको छोटा कर देता हूँ मैं, राइट। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे क्या बोला है कि 2 आर्टिकल्स आर सेलिंग एट कॉमन सेलिंग प्राइस। तो कोई भी 2 आर्टिकल ले लो, ठीक है, एग्जांपल में कोई भी 2 आर्टिकल ले लो और उन दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। मान लो जो सेलिंग प्राइस है ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल, मान लो कि वो मैं मानता हूँ 480 रुपीज का है वो, ठीक है। अब हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज की कॉमन सेलिंग प्राइस रहेगा 2 आर्टिकल का, तो ये हमारी क्लियर होगी। सेकंड, इफ ईच वन सोल्ड एट प्रॉफिट पी एंड अनदर एट लॉस ऑफ पी, दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस है वो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। तो जो प्रॉफिट है फर्स्ट आर्टिकल का, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल वो कितना है, वो 20%, और जो लॉस है ऑफ द सेकंड आर्टिकल का वो भी कितना है, दैट इज 20%। इतना क्लियर हो गया है ना। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द सीपी, हमें फाइंड आउट करना है लॉस का परसेंटेज, ठीक है। लॉस का कितना परसेंटेज आएगा, लॉस का हो या प्रॉफिट का हो, अभी लग जाएगा पता कि लॉस का आएगा कि प्रॉफिट का आएगा। सिमिलरली मुझे क्या पता है दोनों एसपीज, आई कैन से सेलिंग प्राइस पर हम कब पहुंचते हैं, जब कोई कॉस्ट प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर उस पर लॉस आए तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हैं। तो आई कैन से फॉर द सेलिंग प्राइस आई कैन से कि कॉस्ट प्राइस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहा होगा, तो फर्स्ट का कितना रहा है, दैट इज 1.2, और सेकंड का लॉस कितना रहा है 20%। सो आई कैन से सेलिंग का जो हमारा कॉस्ट प्राइस पे लॉस रहा था वो कितना रहा 0.8%, राइट। सिमिलरली 480, हमारे को ये तो पता है कि सेलिंग किसी एक आर्टिकल का कितना है 480 है, सो आई कैन से 480 by 1.2 will be equals to the cost price of 1. Cost price of 2 is equals to 480 upon 0.8। समझ आ गया। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 400 और इसका कितना आ जाएगा, दैट इज 600। इन दोनों को प्लस कर दो वो कितना हो गया 1000। यानी आर्टिकल 1 का जो भी आर्टिकल 1 है उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा वो कितना रहा 400, और दूसरे वाले का कितना रहा, दूसरे वाले का रहा 600। सो इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपया रहेगा इन दोनों आर्टिकल का, बोथ द आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1000 रुपीज। और ये दोनों आर्टिकल सेल कितने में किए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 480 प्लस 480, तो इसका क्या आ जाएगा 960। तो ये बेवकूफ जो कॉस्ट प्राइस हमारा दोनों आर्टिकल का 1000 रुपए का था वो उनको कितने में बेचा है 960 रुपए में। यानी उसको लॉस कितने का हुआ, लॉस का जो ये तो 40 आ गया ना, लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना था 4%, 4% में वो बेचा है, ठीक है। आपको इतना सारा करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द आंसर। और रूल नंबर 2 में क्या था, डायरेक्टली आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और सीधा आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर ये 2 आर्टिकल है, ये वाली कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 वो सेम है, और जो प्रॉफिट है और वो लॉस है वो इस तरह से दिया हुआ है 20-20%। सो आप सिंपली क्या करो, फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है, सिंपली बाय फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या था, दैट इज जो हमारे पास लॉस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पी का स्क्वायर इंटू एस अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, राइट। जिसको क्या लिख सकता हूं मैं 100 माइनस पी 100 प्लस पी, इस तरह से लिख सकता हूं। सो इन दोनों में जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था 20% का प्रॉफिट था, जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो कितना था 80, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 20 कितना होता है 80 इंटू 100 प्लस 20 कितना होता है 120। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 रुपीज। सो 40 रुपीज आ गया। और लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, लॉस का परसेंटेज, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे पी का स्क्वायर कितना है दैट इज 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 100। सो आंसर कितना आ जाएगा दैट इज 4%। तो हमारा रूल नंबर 1 क्या हो गया, क्लियर हो गया कि जब हमारे पास कॉमन सेलिंग प्राइस आएगा तो उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको अगर ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। बस आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आपको आंसर मिल जाएगा। जो हमारा सेकंड रूल क्या था, जो सेकंड रूल था उससे रिलेटेड क्या है कि हमें कॉमन सीपी मिलेगा।
अगर जब हम कॉमन सेलिंग प्राइस की बात करें कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और जो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो दोनों क्या है, मान लो अभी 100 रुपया है, और प्रॉफिट जो है वो कितना है 10%, और जो लॉस है वो कितना है, वो भी है हमारा 10%। सो इस केस में हमें क्या बताया कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट है दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 100 इंटू 1.1%, क्योंकि ये 10 है ना 100, तो ये सिंपल 1.1 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 विल बी 100 इंटू 0.9, ये कितना हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा 90। टोटल टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 200, राइट। और हमारा सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी 200। और उस केस में ना तो हमारे को कोई प्रॉफिट मिलेगा और ना ही हमें कोई लॉस मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है 200, कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 200, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो लॉस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 200, सेलिंग प्राइस कितना है 200 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में देयर विल बी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। ना ही इनके प्रॉफिट के परसेंटेज आएंगे ना ही लॉस के परसेंटेज आएंगे। तो ये रूल नंबर 2 है हमारा, ठीक है। सो ये दो रूल थे जो कि मुझे बताना इंपॉर्टेंट थे। एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तब व्हेन द सीपीज आर एंड एसपीज आर कॉमन। अब फॉर्मूले, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉफिट, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एसपी माइनस सीपी, राइट। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर में आएगा ना वो चीज होगी जो कि इन रियलिटी एक्सचेंज हो रही है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इन रियलिटी चेंज हो रही होगी ना, अभी एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100, आई कैन से प्रॉफिट की बात करूं तो मैं कैसे से प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर जब मैं लॉस की बात करूं तो लॉस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट विल बी, अच्छा बेसिकली आपको ये समझ भी आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रॉफिट कब होगा किसी भी दुकानदार को, जब वो उससे हाई क्वांटिटी में पैसे बेचेगा ऑन द 80। मान लो ना अगर वो 100 है और वो 80 है, सो आई कैन से वहां पे प्रॉफिट कमा रहा है। मान लो कि वो जो चीज है वो 100 रुपए की थी और उसने बेची 80 रुपए में, तो उसको कितना हुआ, लॉस हुआ। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सीपी, जो कि इन रियलिटी में एक्सचेंज हो रहा है 100 इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये दो फॉर्मूले, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द बेसिक फॉर्मुलाज, दीज आर द बेसिक फॉर्मुलाज, ठीक है। ओके, अब आपको मान लो कहीं पे कॉस्ट प्राइस दे दिया है, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन का परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एसपी, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड, अगर जब मैं एसपी की बात करूं तो एसपी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस गेन, ये ऊपर आ जाएगा ना गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, राइट। यहाँ पे क्या है, गेन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सिमिलरली आप इसको रीअरेंज करोगे तो आप इसको यहाँ पे लॉस भी लिख सकते हैं, सो गेन स्लैश लॉस कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूला है जो कि भी इस्तेमाल होंगे, राइट। फोर्थ फॉर्मूला है, मान लो कि एक मर्चेंट है, अ मर्चेंट अगर जो यूज करता है फॉल्टी मेजरमेंट्स और उसको बेचता है एंड सेल्स अपने जो गुड है हिज गुड्स एट गेन या फिर लॉस ऑफ एक्स परसेंटेज, तो जो ओवरऑल होगा द ओवरऑल परसेंटेज गेन रहेगा या लॉस रहेगा इन ग्राम्स इज गिवन बाय ये भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि 100 प्लस गेन अपॉन 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्रू मेजरमेंट टू बी ट्रू मेजर अपॉन फॉल्टी मेजर इज नॉट ग्राम्स, वो किसी में भी हो सकता है ग्राम्स, ये एक इंडिकेशन है, जी है, और लॉस जो है वो एक्स परसेंट से, ठीक है। टू मेजरमेंट, इसको समझने के लिए एग्जांपल करते हैं। मान लो कि एक डिसऑनेस्ट एग्जांपल, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था, ठीक है। शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल अपने गुड्स
at the cost price of cost price but uses faulty measures, ठीक है, मेजर कहते हैं his 1 kg वेट मेजर करता था कितना 950 ग्राम्स ओनली, ठीक है। फाइंड करो, फाइंड द गेन परसेंटेज, ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था, मान लो मैं वो शॉपकीपर हूँ जिसने अपने सेल्स बेचने के लिए 1 किलो का जो वेट है ना, जो बट्टा होता है ना, जो भी बट्टा होता है, जैसे आपके पता नहीं आप अपनी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पर बट्टा बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्या लिखा है, इस पे प्रिंटेड कितना है 1 kg, पर ये वेट ही कितना करता है, दैट इज 950 ग्राम्स। जब इस 1 kg को मैंने एक वेइंग मशीन पे रखा तो जो इसका प्रेसिंग इफेक्ट है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 950 ग्राम्स। सो ये क्या है, फॉल्टी मेजरमेंट है। सो इसका जो सॉल्यूशन है हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द उसका गेन ना प्रॉफिट कितना है। इसका सॉल्यूशन अगर मैं डिटेल फॉर्म में बताऊं तो मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रू मेजरमेंट थी वो कितनी है 1000 ग्राम्स, जो फॉल मेजरमेंट वो कर रहा है वो कितना है, फॉल्स मेजरमेंट वो है 950 ग्राम। सिंस द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर है, सेल्स द गुड एट, सिंस द शॉपकीपर, इसमें एक और चीज लिख लो कि अगर नोट पॉइंट पे लिखना कि इफ मर्चेंट सेल्स अपने गुड एट कॉस्ट प्राइस देन जो x है ना उस टर्म में वो जीरो हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा है 100 प्लस जी 100 प्लस एक्स, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमें पता है कि ये जो शॉपकीपर है वो सेल्स किस पे बेच रहा है, सेल कर रहा है अपने गुड्स, सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट मीन कि जो x है यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा। सो ओवरऑल जो उसका गेन परसेंटेज है वो किस तरह से दे सकते हैं, बाय द फॉर्मूला गिवन बाय फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है, दैट इज 100 प्लस जी अपॉन 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जो भी उसकी ट्रू मेजरमेंट थी अपॉन फॉल्टी मेजरमेंट। ये बात समझ में आ गई, ट्रू मेजरमेंट की नहीं थी 1000, फॉल्टी की नहीं थी 950, 100 एक्स क्या यहाँ पे जीरो है, सो आई कैन से 100 प्लस जी अपॉन 100, ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है जीरो है, विच विल बी इक्वल्स टू 1000 अपॉन 950। यहां से इधर को ले आओ, आई कैन से 100 प्लस जी इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 100 इन 950, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जी कितना आ जाएगा, जी विल बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 19%, इसको क्या लिख सकते हैं 5.26, इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा, हमें जी की फाइंड करनी थी वैल्यू, कितना हो जाएगा 105 समथिंग समथिंग माइनस 100, ठीक है, हो जाएगा 5.26 होगा 5.2631, ठीक है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। दूसरा हमने एक फॉर्मूला किया था, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज कि जो प्रॉफिट है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, हम ये वाला फॉर्मूला भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो अल्टरनेटली इसका जो सेकंड मेथड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड यहाँ पे लिख देते हैं, वो क्या है, जो भी प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट तो उसने कमाया है, अपॉन जो सेलिंग प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सबसे पहली बात, जो भी बट्टा है, ये जो बट्टा है ये कितने का है 950 ग्राम का, 950 ग्राम का है ना ये बट्टा, 950 ग्राम का बट्टा है, लेकिन उसने प्रिंटेड कितना है 1 kg। और जो शाम है, मान लो जो शाम है, शाम को उसने चावल दिए, तो उसने चावल कितने दिए, उसने 950 ग्राम दिए चावल, लेकिन शाम को क्या लगा कि 101 kg मेरे पास राइस है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज 1000 माइनस 950 जो हुआ 50, ठीक है। और इन एक्सचेंज शाम ने कितने पैसे दिए, 1 किलो के पैसे दिए, 1 किलो के पैसे दिए शाम ने, लेकिन मुझे क्या पता है जो कॉस्ट प्राइस है जो कि एक शॉपकीपर ने दूसरे शॉपकीपर से ली होगी 1 kg के लिए, वो कितनी थी 950। बात समझ में आई कि देखो जो बट्टा है वो तो कितने का है, वो तो 950 ग्राम का है, पर उसने जब शाम को कुछ बेचा तो उस बट्टे में कितना लिखा था 1 किलो, तो जो उसके पास प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा 50 रुपए का, 50 ग्राम का उसको प्रॉफिट होगा ना, सिंपल सी बात है। तो जो प्रॉफिट है वो 50 ग्राम का है, सो यहाँ पे प्रॉफिट में क्या लिख सकता हूं मैं 50 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस। अब जो दुकानदार है जो कि जिसने कि 4950 ग्राम्स का लिया था, उसने किसी भी गोडाउन से कितने का लिया था, जो भी गोडाउन है उसने कितने पैसे दिए थे, कितने पैसे दिए थे राइस के लिए, वो कितने दिए थे 1 किलो के लिए दिए थे, नहीं उसने 950 ग्राम के लिए दिए थे। सो आई कैन से जो इन एक्सचेंज हो रहा है, जो इन रियलिटी में एक्सचेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 950 ग्राम हो रहा है। सो आंसर कितना आ जाएगा 0.0526 विल बी द आंसर, और डायरेक्टली आपको क्या पता है कि 5.26 विल बी द आंसर।
इतना समझ में आ गया? हमारे क्या पता चल गया इसका क्या, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जहां पे हमें पता है कि जो एक्सचेंज हो रहा है, सीपी का मतलब क्या है, जो इन रियलिटी एक्सचेंज हो रहा है वो कितना है 950, और कितना उसे प्रॉफिट मिला, 50 रुपए का प्रॉफिट मिला। सो आई कैन से 5.26 विल बी द आंसर। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो एक और बार क्वेश्चन कर लो, प्रॉफिट में ही कर लो। मान लो कि किसी ने बेचे 36 मैंगोज, 36 मैंगो, और शॉपकीपर ने रिकवर किए, शॉपकीपर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 मैंगो, तो जो उसका लॉस होगा वो कितना होगा, लॉस का परसेंटेज कितना होगा, तो लॉस कितना होगा, लॉस सबसे पहली बात 36 उसने बेचे, 36 मैंगो उसने खरीदे, ठीक है ना, उसने जो बेचे हैं सेलिंग, सॉरी सेलिंग जो उसने बेचे हैं वो 36 मैंगो के हैं, और उसको पैसे कितने आए, सिर्फ और सिर्फ 33 मैंगो के हैं। सो बचे कितने, उसका लॉस कितने का हुआ, 3 का लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय उसने उसने कितने मैंगो बेचे, उसने 36 मैंगो बेचे, कितने उसने मैंगो खरीदे कहीं से, वो भी 36 मैंगो खरीदे होंगे। सो डिवाइडेड बाय 36 विच विल बी इक्वल टू 8.3%। इतना क्लियर हो गया? इन रियलिटी में कौन सा चेंज हो रहा है, 36 हो रहा है, उसने रिकवर किए ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 33, इसको ध्यान से पढ़ो। तो शॉपकीपर ने रिकवर किए 33 मैंगोज के पैसे, पर उसने बेचे 36 के, तो हमें क्या पता है जो उसका लॉस होगा वो कितना होगा, 8.3% विल बी द लॉस ऑफ द शॉपकीपर। इतना समझ में आ गया? सिमिलरली एक और एग्जाम्पल करते हैं जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल दो मेथड से हो सकता है, दो मेथड से एग्जाम्पल हो सकता है। पहला तो जो हम अभी तक कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस वाला, सिंपल वही करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि मान लो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल, 15 टेबल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 टेबल्स, यानी प्रॉफिट ही हुआ होगा उसको। क्यों? क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस जो 15 टेबल की थी, जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी वो बराबर है 12 टेबल्स के, यानी मैंने अगर जो 12 टेबल बेच दिए तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस थी, जो मैंने 15 टेबल खरीदे होंगे उनकी मेरे पास इक्वल हो जाएगी, तो मेरे पास प्रॉफिट ही होगा। सिंपल सी बात है। और इसको अगर जो मुझे सॉल्व करना है तो आई कैन से जो इनके बीच में प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट होगा 3 टेबल का, 3 टेबल का मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। यानी 12 में से, यानी 15 में से 12 अगर जो माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 3 टेबल आ जाएंगे। ठीक है, उसने बेचे कितने, इन रियलिटी में एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, जो रियलिटी में एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब वो किसी इंसान को बेच रहा होगा तो वो कितने बेच रहा है, 12 बेच रहा है, ना कि वो 15 बेच रहा है। 15 तो उसने खरीदे है ना, 15 उसने खरीदे हैं, और उसके गोडाउन में कितने 15 है, और उसने आगे जो आने वाले उसको कितने बेचे, 12 बेचे, और उसको प्रॉफिट भी कहां पे होगा, जब उसने 12 बेचे। राइट, सो यू कैन नॉट राइट 15 ओवर हेड। यहाँ पे कितना आएगा, सीपी यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना था, इसको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, जो परसेंटेज था वो क्या था, जो भी उसने प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस। और मैंने क्या बोला था, जो इन रियलिटी में एक्सचेंज हो रहे होंगे जिसके ऊपर उसे प्रॉफिट मिल रहा होगा वही नीचे आएगा। तो प्रॉफिट उसका है 3 टेबल का डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/4 विच विल बी, अच्छा मैंने ये बोला था इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो कितनी हो जाएगी 25%। अगर आपने अभी भी याद नहीं किया तो वो गलत बात आपकी है, आप इसे याद करो या फिर इसे खुद कैलकुलेट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, विच विल भी डायरेक्टली आपको, अब कई लोग 1/4 करेंगे, अब तुम लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लोगे तो तुम फास्ट होगे ना उनकी कंपेरिजन में। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट मेथड जो अभी तक हम करने आ रहे हैं। सेकंड है एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड में क्या करना है, सबसे पहले पता है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल है वो कितनी है, 12 टेबल। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम दैट विल बी इक्वल टू 60। अब मैंने एलसीएम निकालना भी बताया था आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 60/15, जो कि क्या होता है 4%, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, दैट इज 60/12 विच विल बी इक्वल टू 5। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5, सो आई कैन से फाइंड द बिगर वन, देन फाइंड द बिगर वन। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, सो आई कैन से ये कौन सा केस, प्रॉफिट का केस है। सो इन द केस ऑफ प्रॉफिट मुझे क्या पता है कि इन द टू फाइंड द प्रॉफिट आई कैन से प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, दैट इज एसपी माइनस सीपी। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एसपी क्या है 5 1, और सीपी कितना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्टली 25%। तो ये हमारी दो मेथड थे जिस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपली आपको फ्रैक्शन को भी याद करना है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सबकी डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्जन किस तरह से होती है। ठीक है,